चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2। आज चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग। तो ये चैप्टर का टाइटल है। अब ये बहुत ही इजी नोट्स हैं। मैं 2 या 3 पार्ट में पूरा चैप्टर कवर करवा दूँगी। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट पॉइंट क्या है। सामाजिक समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। मतलब ये हुआ जो कि सामाजिक समूह, ये सामाजिक समूह के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि सामाजिक समूह जो है वो हमारा अभिप्राय, सामाजिक समूह से जो इनका अभिप्राय है ये बता रहे हैं कि वो व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे से सामाजिक संबंध रखते हैं। बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नीचे वाले पॉइंट में है सामाजिक समूह की विशेषताएं बता रहे हैं। 2 या 2 सामाजिक समूह की ये विशेषताएं हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, मतलब कि जैसे 2 व्यक्ति हैं या उससे ज़्यादा व्यक्ति हैं तो वो हमारा सामाजिक समूह कहलाएगा। सामाजिक समूह और अर्ध समूह, ये 2 चीज़ें हैं। इन दोनों के 3 पॉइंट्स में डिफरेंट बिटवीन कर रखा है, इसमें डिफरेंस है ये इन दोनों के। तो ये देखते हैं अब सामाजिक समूह और अर्ध समूह। सामाजिक समूह होता है सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सामाजिक समूह है उसमें उसके जो सदस्य हैं, सामाजिक समूह के सदस्य में आपसी संबंध पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एकता नहीं बल्कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सामाजिक जो समूह है उसमें व्यक्तियों में एकता, मतलब एक साथ जैसे रहते हैं, एकता नहीं बल्कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं, उसको कहते हैं सामाजिक समूह। थर्ड पॉइंट आ गया है हम की भावना पाई जाती है कि हम हैं, मतलब एक नहीं, उसको हम एक नहीं कहेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो उसको हम कहलाया जाएगा, हम की भावना आ जाएगी। अब उसमें एक इसी कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कि हम दर्दी, प्यार आदि, ये सब वर्ड कहलाए जाते हैं क्योंकि उसमें एकता हो जाती है, मतलब बहुत सारे यूनिटी हो जाती है, यूनिटी की पावर आ जाती है, तो इसलिए कहा गया है ये सामाजिक समूह में। अब ये देखते हैं अर्ध समूह क्या होता है। एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा समायोजन होता है। मतलब कि जो एक अर्ध समूह है उसमें समुच्चय अथवा समायोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है। मतलब कि उसमें यूनिटी नहीं होती, उसमें संगठन, एक ग्रुप जैसा ऐसा नहीं होता कि संगठन बना हुआ है, उसमें कमी होती है इस चीज़ों की। इसका अपोजिट ही है ये सामाजिक समूह का। समूचे सेकंड पॉइंट है समूचे सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्रित होता है, जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता। उदाहरण जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप आदि। अच्छा, अर्ध समूह ये हो गया जैसे कि रेलवे स्टेशन पे कितने लोग होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते और ना ही वो एक दूसरे से परिचित होते हैं कि ये कौन है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे कितने लोग होते हैं, बस स्टॉप पर होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को से संबंध नहीं रखते, सब अलग अलग होते हैं, उसी को अर्ध समूह कहते हैं। और ये थर्ड पॉइंट में आ गया, अर्ध समूह विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन जाता है। विशेष परिस्थितियाँ मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ से कुछ परिस्थितियाँ, जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी कि वो सामाजिक समूह बन जाता है। जैसे कि समान आयु एवं लिंग, मतलब कि जैसे फीमेल है तो दूसरा भी फीमेल है, और कोई लड़की है वो भी लड़की है, और एक ही एज है उनकी, जैसे कोई 25 साल की है लड़की और दूसरा भी 25 साल की है लड़की, तो उसमें थोड़ा सा बहुत सेम हो जाता है, तो उसको भी कुछ परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकता है।
तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये है इसी का सामाजिक समूह की जो विशेषताएं थी। एक तो ये हो गया था फर्स्ट पॉइंट में, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। अब ये सेकंड पॉइंट है सामान्य स्वार्थ उद्देश्य या दृष्टिकोण, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में है सामान्य मूल्य, सेम मूल्य होता है, सामान्य स्वार्थ हो गया इसमें भी। फोर्थ पॉइंट में हो गया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध। फिफ्थ पॉइंट में हो गया समूह में कार्यों का विभाजन। तो ये सारे पॉइंट जो हैं बहुत ही ईजी हिंदी में लिखे हुए हैं, ये सब सामाजिक समूह में आते हैं और ये उसकी विशेषताएं हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सामाजिक समूह। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो पॉइंट है सामाजिक समूह के प्रकार हैं। ये 5 प्रकार हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और इस पेज में जो भी है सारी चीज़ें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ही है, तो ध्यान से सुनते हुए चलिए। तो सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है चार्ल्स कोले के अनुसार प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह और अंत समूह और ग्राह्य समूह, संदर्भ समूह, संभाविक समूह है। फोर्थ पॉइंट में समव्यक समूह, समुदाय और सामाजिक। तो ये सारे समूह बता रखे हैं, इन्हीं को हम सामाजिक समूह के प्रकार में आते हैं सब। तो प्राथमिक समूह क्या होता है और द्वितीयक समूह, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं और इन सबको हम डिटेल में जानेंगे। अभी तो बस मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट था उसमें प्राथमिक और द्वितीयक समूह बताया था, अब इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जो प्राथमिक समूह होता है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। प्राथमिक समूह संबंधों की पूर्णता और निकटता को व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के छोटे समूह हैं। तो ये छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमारा परिवार में उदाहरण हो गया इसका परिवार, बच्चों का खेल समूह, जैसे ग्रुप होते हैं छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप, और या फिर पड़ोसी, स्थायी पड़ोस में, ऐसे ये समूह को प्राथमिक समूह कहते हैं। द्वितीयक समूह में आ गया, द्वितीयक समूह वह समूह है जो घनिष्ठता की कमी अनुभव करते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल में आ गया विभिन्न राजनीतिक दल और आर्थिक महासंघ, ये सब द्वितीयक समूह में आ गए। प्राथमिक समूह की विशेषताएं और द्वितीयक समूह की दोनों की विशेषताएं भी पढ़नी है। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं में आ गई है, ये 5 पॉइंट हैं और द्वितीयक समूह की विशेषताएं में भी 5 पॉइंट है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है प्राथमिक समूह में समूह की लघुता, शारीरिक समीपता, संबंधों की निरंतरता तथा स्थिरता, सामान्य उत्तरदायित्व, सम इसका उद्देश्य हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। द्वितीयक समूह की विशेषताएं में बड़ा आकार, अप्रत्यक्ष संबंध, विशेष स्तरों, स्वार्थों की पूर्ति, उत्तरदायित्व सीमित और संबंध अस्थायी। तो ये सब पॉइंट उसके हो गए द्वितीयक समूह की विशेषताएं के। अब इसमें आया है लास्ट पॉइंट है अंत समूह। जैसे कि इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा था सामाजिक समूह, ऊपर सामाजिक समूह के प्रकार में अंत समूह और बाह्य समूह। तो इसी का ये सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, डिफरेंस है इन दोनों का। अंत समूह और बाह्य समूह ये होता क्या है, तो सबसे दोनों के डिफरेंस बिटवीन बता रखे हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। सुनिए, अंत समूह के हम भावना पाई जाती है, मतलब हम कहे जाते हैं, और बाह्य समूह में बिल्कुल इसका अपोजिट है, हम भावना का अभाव रहता है, बिल्कुल हम भावना नहीं होती। संबंधों से निकटता होती है, संबंधों से दूरी होती है। समूह के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना आती है, और इसमें त्याग और बाह्य समूह में त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढोंग होता है। मतलब बिल्कुल ही अपोजिट है दोनों, इसमें एकता है और इसमें बिल्कुल ही एकता नहीं है। इसमें सुख दुख की आंतरिक भावना होती है। तो इसमें आंतरिक समूह में हो गया कि आंतरिक भावना है, सुख दुख आपस में बांट लिए जाते हैं, ये ऐसे बहुत अच्छा रिलेशन होता है अंत समूह में। और बाह्य समूह में बिल्कुल इसका सुख दुख का बाहरी रूप होता है, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं होता इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज का। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम जैसे ऊपर यहाँ पर थर्ड पॉइंट में संदर्भ समूह, अब उसको तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ओपन होंगे संदर्भ समूह जो कि थर्ड पॉइंट था और ये फोर्थ पॉइंट में था। इसके प्रकार में सामाजिक समूह के जो हमने प्रकार पढ़े थे 5 पॉइंट थे, थर्ड पॉइंट में था संदर्भ समूह, फोर्थ में था
औपनिवेशिक अवधि और में संदर्भ समूह, और ये 5th पॉइंट में था समकालीन अवधि में संदर्भ समूह। सबको डिटेल में पढ़ते हैं। संदर्भ समूह में क्या होता है? एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह जो किसी की तरह की देखने की इच्छा रखते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति या लोगों का ग्रुप जो किसी की तरह दिखने की इच्छा रखते हैं, ये संदर्भ समूह में आगे व्यक्ति या समूह जिनके जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है। 3rd पॉइंट, हम एक संदर्भ समूह में संबंधित नहीं हैं, लेकिन हम उस समूह के साथ खुद को पहचानते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकर्षता और लक्ष्य अल्पावधियों के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो संदर्भ समूह से हमें यही समझ आया कि संदर्भ समूह एक ऐसे समूह है कि एक व्यक्ति हो या कोई ग्रुप हो, उसके देखने की इच्छा रखते हैं, या व्यक्ति और समूह के जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है, या फिर हम एक संदर्भ समूह में संबंधित नहीं है, एक संदर्भ समूह नहीं है, लेकिन हम उस समूह के साथ खुद को पहचानते हैं। और लास्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकर्षता और लक्ष्य अवधियों के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अब यह है औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह। तो इसमें है कई माध्यम श्रेणी के भारतीयों ने उचित अंग्रेज, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी अनुभाग की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया था, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा था। अक्सर भारतीय पुरुष ब्रिटिश पुरुषों की तरह कपड़े पहनना और भोजन करना चाहते थे। भारतीय महिलाएं अपने तरीके से भारतीय नहीं बनी रहीं, या कभी कभी उचित अंग्रेजी महिलाओं की तरह थोड़ा सा होने की इच्छा होती थी, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती हैं। अंग्रेज़ों के ढाल में नहीं ढलती थी वो, मतलब तो कभी इच्छा होती थी उनकी तरह रहने की, लेकिन उसे पसंद नहीं किया जाता था। तो ये औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह हो गया। समकालीन अवधि में संदर्भ समूह जो होता है, ये है तो संदर्भ समूह, लेकिन वो औपनिवेशिक अवधि में था और ये समकालीन अवधि में था। इसमें दिया हुआ है एक विवरण प्रत्यक्ष से। संदर्भ समूह ऐसे समूह होते हैं जो व्यक्तियों के लिए अपनी खरीद या खपत निर्णय में संदर्भ के फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं। और 2nd पॉइंट है कपड़ों को खरीदने और पहचानने के लिए चुनने में। उदाहरण के लिए हम आमतौर पर अपने आसपास के लोगों जैसे मित्र या सहकर्मी समूह, सहयोगियों या स्टाइलिस्ट संदर्भ समूह को संदर्भित करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में खेल, संगीत, अभिनय और यहाँ तक कि कॉमेडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक विविध श्रेणी की हस्तियाँ, ये भी समकालीन अवधि में संदर्भ समूह है। सहकर्मी दबाव किसी के साथियों को किए जाने वाले सामाजिक दबाव को संदर्भ करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी कार्य को करना चाहिए कि नहीं, ये सब समकालीन अवधि में संदर्भ समूह में आ गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ईजी में लिखा हुआ है, पॉइंट पढ़ते ही समझ आ रहा है कि इसमें लिखा क्या है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, तो आपको आई होप बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करवाना है तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कर सकती हूँ। आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करवाना है तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा जो समव्यक समूह आ गया, जो कि हमने उसमें सामाजिक समूह के प्रकार में पढ़ा था। 4th पॉइंट में समव्यक समूह, उसी की डेफिनेशन लिखी हुई। एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय के लोगों के बीच बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, समुदाय और समाज में अंतर दिया हुआ है। तो समुदाय क्या होता है? समुदाय के तात्पर्य उन तरह के संबंधों से हैं जो बहुत आधुनिक, अधिक व्यक्तिव, घनिष्ठ, अव्यक्तित्व और चिरस्थायी होते हैं। तो ये समुदाय का बता रहे हैं कि समुदाय से इन सब चीज़ों की तरह तात्पर्य है। और समाज में यहाँ समाज या संघ या का
तात्पर्य हर समुदाय के विपरीत हैं। विशेषण जैसे हो गया विशेषता, नगरीय जीवन के संबंध स्पष्टता, बाहरी और अस्थायी होते हैं। तो ये समाज और समुदाय में अंतर स्पष्ट कर रहे थे यहाँ पर। अब ये है नीचे 5th पॉइंट जो था सामाजिक समूह के प्रकार का सामाजिक सत्रीकरण। थोड़ा मैं भी आज कंफ्यूज हो रही हूँ। समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूह का ऊंचे नीचे या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बढ़ जाने वाली सामाजिक सत्रीकरण कहलाता है। तो सामाजिक सत्रीकरण होता क्या है क्या आपको समझ आएगा। डेफिनेशन ये लिखी हुई, आपको एज इट इज डेफिनेशन याद करनी पड़ती है और एग्जाम में भी एज इट इज लिखनी पड़ती है। सामाजिक सत्रीकरण की विशेषताएं भी दे रखी हैं। ये 5 सत्रीकरण की प्राकृतिक सामाजिक है। सत्रीकरण काफ़ी पुराना है। प्रत्येक समाज में सत्रीकरण पाया जाता है। सत्रीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं। आयु, वर्ग, जाति सत्रीकरण के जीवन शैली में विभिन्न पाई जाती है। मतलब इसमें यही हो गया सामाजिक सत्रीकरण में, जैसे कि एज, वर्ग ये सब देखा जाता है। अगर सेम है तो सामाजिक सत्रीकरण में आ रहा है वो बंदा या कोई भी इंसान हो सकता है। जाति के आधार पर सत्रीकरण भी होता है, जैसे कि ये 5 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है जाति व्यवस्था के सत्रीकरण में ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्तर पर है तथा शूद्र निम्न स्तर पर है। ये सत्रीकरण अब पूर्णतया बंद है। जाति संरचना में प्रत्येक जाति का संस्तरण ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है समाज में उसे उसी जाति का संस्तरण प्राप्त होता है। 5th पॉइंट में है समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये सब 4 चीज़ें जिसको समाज में विभाजित किया है 4 वर्णों में। तो ये हो गया हमारा लास्ट पेज था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बस ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 लेके आऊँगी मैं। आप स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में समझ सकते हैं। चलिए।